अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो एमडीकेट का लेक्चर है, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है हमारे पास? दिस इज़ एक्चुअली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो आपके पास डील करती है, डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। क्वेश्चन आया था कि चार्ज क्या चीज़ होती है हमारे पास। बच्चे चार्ज के बारे में याद रखिएगा कि चार्ज आपके पास एक नेचुरल या फिर आप इसको इंट्रिंसिक कह सकते हैं, प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। चार्ज की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और किसी भी बॉडी को चार्ज किया किस तरह से जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन क्या आता है? हाउ बॉडीज गेट चार्ज तो बच्चे याद रखना, बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो बॉडीज चार्ज हासिल कैसे करती हैं? तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रिफिकेशन में किस जो प्रोसेसेस हैं उनमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। जैसे आपके पास किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है। जिसमें हो क्या रहा होता है? जिसमें असल में आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो रहा होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। या फिर आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में जब आप किसी, फर्ज कर लो जैसे मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, सपोज ये चार्ज है मेरे पास, और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाता हूँ। ये जो बॉडी मैंने फ़र्ज़ कर लो ड्रॉ की है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाता हूँ। जैसे ही मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास इस चार्ज बॉडी को लेकर जाऊँगा, इस न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाऊँगा, तो हमारे पास होगा क्या कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और जबकि पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से इस बॉडी के एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरी साइड पर आपके पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स डायपोल बन जाएगा। ये जो आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या चार्जेस हैं इन ए न्यूट्रल बॉडी, जब आप किसी चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आ रहे हो, इस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस को हम लोग नाम देते हैं इंडक्शन का। तो इंडक्शन क्या है? दिस इज एक्चुअली रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, जब आप किसी चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आते हैं। थर्ड, आप बॉडी को फ्रिक्शन की मदद से भी, जब आप बॉडी को दो बॉडीज़ को स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फ्रिक्शन की वजह से भी बॉडी क्या होती है? चार्ज हो जाती है। मीन्स अगर एक बॉडी पर अगर फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो आपस में कॉन्टैक्ट में है बॉडीज। ठीक है। और अगर आप वैसे बात करो, एक न्यूट्रल एटम जो सा होता है ना बच्चों, अगर कंडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं,
न्यूट्रल एटम जो सा होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब जब मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो बेटे उसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस देन होंगे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है। और जब मैं कहता हूँ कि बॉडी मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। और अगर इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली बॉडी हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रल होगी। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो रेस्ट पर चार्ज होता है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होती है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी होगी जो चार्ज रेस्ट पर है वो मौजूद होगी, नॉन ज़ीरो होगी, जबकि चार्ज जो रेस्ट पर है उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एसोसिएट नहीं होती, वो आपके पास ज़ीरो होती है। इसकी रीज़न क्या है, चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होता है हमारे पास। क्या किस तरह से आगे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो चार्ज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एक तो आपके पास प्रोसेसेस हो गए, इंडक्शन, फ्रिक्शन, और उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेजरमेंट ऑफ चार्ज के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप देखो मेजरमेंट ऑफ चार्ज कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज है उसके लिए जो डिवाइस हमारे पास इस्तेमाल की जाती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमीटर का। ठीक है। और जबकि डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज के लिए हमारे पास जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का नाम देते हैं। और उसके अलावा याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज होता है ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं, मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी वो हमारे पास इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड इसकी इक्वल होती है। न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वांटाइज का क्या मतलब है, आपने मिलिकन्स मेथड पढ़ा होगा। मिलिकन्स मेथड में हमने पढ़ा था कि भाई ऑयल ड्रॉपलेट्स पर जो चार्ज था, टोटल चार्ज जो था वो Q इज इक्वल टू NE के इक्वल था, क्वांटाइज्ड था। ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव और मीन्स डेफिनेटली आपके पास एफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि भाई आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको आंसर करने के लिए MCQs क्या आता है हमारे पास, MCQ हमारे पास आता है, फर्स्ट कर लो जैसे मैं एक सैम्पल क्वेश्चन देता हूँ आपको कि क्वेश्चन है कि मेरे पास एक बॉडी है उसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो मैंने जैसे अभी आपको लिखवाई इक्वेशन कि Q किसके इक्वल होता है, NE के इक्वल होता है, तो डेफिनेटली N किसके इक्वल आ जाएगा, Q ओवर E के इक्वल आ जाएगा। और Q कितना था हमारे पास 20 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻90, ठीक है। अब आपको ना ये सारा कुछ विदाउट कैलकुलेटर करना होता है, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ याद करना पड़ेगी, और वो चीज़ क्या है, आप ऐसा करें कि ये जो फैक्टर है ना 1/1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻90, इसको याद कर, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 के, इसको बस आपने याद रखना है। और अब आपने क्या करना है, आपको चार्ज की जो भी वैल्यू दी हुई है और आपको कहा जाता है कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आपने हमेशा उस टोटल चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देना। आप जब इसको सॉल्व करते हो, देखो अगर एक और ज़ीरो एडजस्ट करते हो तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो ये आपके पास 6.25, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो ये 13 बन जाए, मल्टीप्लाई करोगे 12.5 बना, 10⁻13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये फैक्टर बस याद रखना है, आपको जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी टोटल चार्ज दिया हुआ, आपने उस टोटल चार्ज को सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटे आपके पास क्या आएगा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें शामिल है इस चैप्टर में से, वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, इसको देखते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने जो चीज़ याद रखनी है कि ये एक एम्पिरिकल लॉ है, ठीक है। एम्पिरिकल लॉ, एम्पिरिकल लॉ कौन से होते हैं, ऐसे लॉज जो आपके पास डिड्यूस किए जाते हैं, डिड्यूस्ड बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है। मीन्स पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है देन आपके पास ये आता है। सेकंड चीज़, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, जिनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है उनके साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। स्टेशनरी चार्जेस मीन्स इनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई भी रिलेटिव मोशन मौजूद ना। अब कूलम्स लॉ होता क्या है, फर्ज कर लें कि भाई हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, फर्ज कर लो सपोज दिस इज चार्ज Q1, दूसरा चार्ज फर्ज कर लें हमारे पास ये है, दिस इज सपोज चार्ज Q2, और ये दोनों चार्जेस जो से हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फर्ज कर लें हमारे पास R है। अब कूलम क्या कहता है, कूलम कहता है कि भाई इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्स फोर्स है, कूलम्स फोर्स का नाम भी दिया जाता है अक्सर, ये फोर्स जो सी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की, मीन जितने ज़्यादा बड़े ये चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। सेकंड वो कहता है कि भाई ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसकी वजह से हम इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ जो फोर्स है उसका रिलेशन क्या है, स्क्वायर के साथ इन्वर्स है।
ठीक है। और जब आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो बेटे आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो हमारे पास K आता है विच इज़ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कूलम्स कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो K है ये आपके पास इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपके पास मीडियम परमिशन को शो कर रहा है, जिसको आप परमिटिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम परमिटिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, और ये आपके पास फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और इसकी अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो ये आपके पास इक्वल होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर की इक्वल होती है। अब के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स का, कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंडेंस ऑफ के, डिपेंडेंस ऑफ के। तो बेटे याद रखिएगा हमारे पास ये जो के है इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, पहली चीज़ जिस पे ये डिपेंड करती है वो है आपके पास मीडियम बिटवीन चार्जेस, दूसरी चीज़ जिस पर ये डिपेंड कर रही होती है वो है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप किस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं, सीजीएस में कर रहे हैं, या किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये जो एफ का एक्सप्रेशन था ये आपके पास अपडेट होके क्या हो जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू के की जगह वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं और सीधा वेक्टर क्वांटिटी तो साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और इसको बेटे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज़, Q1 भी एज इट इज़, Q2 भी एज इट इज़, ये जस्ट आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर साथ आर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इसका पूछा जा सकता है। और अगर आपके पास कोई मीडियम प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ, अभी तो हमने फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम पे डिस्कस किया ना, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं आपके पास एक इंसुलेटिंग मीडियम को, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक से क्या बना था हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी है ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और एक टर्म हमारे पास डिफाइन की जाती है रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि आपने स्टैंडर्ड या जो से है ना वो फ्री स्पेस को लिया हुआ या वैक्यूम को लिया हुआ, उसके रिस्पेक्टिवली उस मीडियम की कितनी परमिटिविटी, यहाँ से मीडियम की जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय वैक्यूम परमिटिविटी आएगा। और अगर आप ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई, मैं इसके नीचे मीडियम लिख देता हूँ छोटा सा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ 1/एप्सिलॉन आर को सेपरेट कर लिया। ठीक है,
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एफ मीडियम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर। ये जो एक्सप्रेशन है ये ब्रैकेट वाला, ये एक्चुअली आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। तो आपके पास यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन भी आ जाएगी, एफ वैक्यूम इज डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, ठीक है। और आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मीडियम की प्रेजेंस में आपके पास जो फोर्स होती है वो रिड्यूस कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है बाय द फैक्टर ऑफ 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है। तो एफ ई विल, सो एफ ई स्टैंड फॉर, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, कूलम फोर्स भी अक्सर जगह पर लिखा हुआ होता है, तो सबके मीनिंग सेम है आपके पास। डिक्रीज बाय 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स in the presence of डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, आपके पास डिक्रीज कर जाता है। उसके अलावा याद रखिएगा कि हमारे पास जो कूलम फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये म्यूचुअल फोर्स है। तो कूलम्स फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स, ठीक है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, या फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, ठीक है। फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, इस तरह की फोर्सेस को हम लोग म्यूचुअल फोर्सेस का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास दो चार्जेस थे ना, जैसे मैं चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मेरे पास फर्स्ट कर लो ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 है, ये सपोज कर लो Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट कर लो R है। अब डेफिनेटली ये इसको इस तरफ को रिपेल कर रहा होगा और ये इसको इस तरफ को रिपेल कर रहा होगा। अच्छा, जो चार्ज 1 की वजह से चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, इसको हम आमतौर पर लिखते हैं F21। F21 मीन्स कि 2 के ऊपर 1 के ऊपर लगने वाली फोर्स, और इसको तो चार्ज Q2 की वजह से Q1 के ऊपर लग रही होती है, इसको हम लिखते हैं 1/2 मीन्स 1 के ऊपर 2 की वजह से लगने वाली फोर्स। उसके लिए अगर आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना चाहें तो आपके पास इसका यूनिट वेक्टर R21 होगा और इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास R12 होगा। अब ये क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है, इर्रिस्पेक्टिव के चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है, आपके पास जो फोर्स है F2, इसकी मैग्नीट्यूड और 2/1 की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इसी चीज़ को शो कर रहा है। और अक्सर आपसे MCQ जब इससे रिलेटेड आता है तो जिसमें वो कहता है कि भाई मेरे पास फर्स्ट कर लो इसकी मैग्नीट्यूड 10 कूलम है, इसकी 5 कूलम है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो फर्स्ट कर लो आपके पास 20 न्यूटन है, तो बताया F12 कितनी होगी।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल यही होगा कि भाई क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है, ये अगर इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो ये भी किसके इक्वल होगा? ये भी आपके पास 20 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन सिंपल ये आ जाता है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो रेशो है आपके पास मैग्नीट्यूड्स की दोनों की, वो किसके इक्वल होती है? तो वो याद रखिएगा 1 की इक्वल होती है। वो किसके इक्वल होती है? 1 की। और अगर आप इस फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? F21 सारा फैक्टर सेम 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी Q1 ओवर Q2 ओवर R²। इसके साथ जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होगा वो R21 होगा, और जबकि 1-2 वाले के साथ जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन शो कर रहा होता है तो सिर्फ इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरह से आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये था हमारे पास यानी कूलम्स लॉ और इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम अपने कोर्स आउटलाइन को जारी रखेंगे। थैंक यू।